हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी लंबे समय से चलती रही है। आज़ादी के पहले से ही यहाँ इंसर्जेंसी की घटनाएं होती रही हैं। ये क्षेत्र इतने लंबे समय से अशांत क्षेत्र बना रहा है, लेकिन लास्ट 2 साल में कई नई डेवलपमेंट हुई हैं। कुछ शांति समझौते हुए हैं, वो सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेनली हम 3 समझौते देखने वाले हैं। करबी एलोंग समझौता, ये असम का है। ब्रू समझौता, ये मिजोरम और त्रिपुरा का है। बोडो शांति समझौता, ये भी असम का है। तो ये मेनली 3 है, इसके अलावा भी 2 हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। एलोंग समझौता, करबी एलोंग समझौता भारत सरकार, असम सरकार और करबी नामक जिले का, ये एक जिला है, असम का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर कई जनजातियाँ हैं, एक नहीं है, कई जनजातियाँ हैं। इस वजह से यहाँ अपराध बहुत हैं और इनका आपस में नहीं बनता है, क्योंकि अलग अलग जनजातियाँ, इनके कल्चर अलग अलग हैं। तो इनके बीच समझौता है जिसे करबी एलोंग समझौता कहा गया है। अगर यहाँ पे जनजातियों की बात करें तो करबी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, टीवा, गारो, मान जो ताई बोलते हैं, रेगमा और नागा, इतनी सारी जनजातियां। 1980 के दशक में यहाँ काफ़ी ज़्यादा अशांति थी, लूटपाट, मर्डर, ये सब आम चीज़ थी यहाँ पे। यहाँ की एक मेन जो विद्रोही संगठन है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ करबी लोगरी, ये काफ़ी खतरनाक है और इन्हीं के बीच मेनली समझौता हुआ है। इसके अलावा भी 4-5 हैं इनके बीच, लेकिन मेन समझौता हुआ है। उग्रवादी समूहों की मांगे क्या क्या हैं? करबी एलोंग स्वायत्त परिषद KAAC में कुछ क्षेत्रों को शामिल करना, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण, परिषद को और अधिक अधिकार मिले, 8वीं अनुसूची जिसमें भारत की अभी 22 भाषाएं रखी गई हैं, उसमें ये चाहते थे करबी भाषा को भी रखा जाए और 1500 करोड़ रुपए वित्त के रूप में इन्हें प्रदान किए जाएं। तो ये सब चीज़ ये चाहते थे। इसमें से पूरा क्या क्या किया गया है? करबी एलोंग स्वायत्त परिषद तो बना दिया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वायत्त परिषद क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसे संरक्षित किया गया है। 6ठी अनुसूची भी मैं आज आपको इसमें इसी लेक्चर में समझाने वाला हूँ। यहाँ के लोगों ने क्या किया, मतलब ये जो उग्रवादी थे उन्होंने क्या किया, इनमें से 5 उग्रवादी संगठन थे जिनके 1000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, इन्होंने हथियार डाल दिए। ये चीज हुई। अभी यहाँ पे शांति है। असम का सबसे बीच वाला और सबसे बड़ा जिला है करबी एलोंग। तो इसके बाद आता है ब्रू समझौता। ब्रू समझौता क्या है? मिजोरम और त्रिपुरा के बीच। मिजोरम में एक जनजाति रहती थी जिसे वहाँ पे रिहांग या ब्रू कहते हैं। तो इनको इनके क्षेत्र से भगा दिया गया। ये एक कमज़ोर जनजाति है, इन्होंने किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं मचाया उस एरिया में। इन्हें अपने घर से निकाल दिया गया था, मिजोरम से निकाल दिया गया था और ये भागकर त्रिपुरा चले गए थे और त्रिपुरा में ही शरणार्थी कैंपों में ये रहने लगते हैं। इन्हीं को राहत देने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, कुछ इनके लिए समझौता किया गया है भारत सरकार और इनके लीडर्स के बीच में। तो यही है ब्रू समझौता। इसके अलावा इनका आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि काफ़ी यूनिक है और इसको भारत सरकार ने इसे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ब्रू जनजाति मेनली इस रीजन में बसती थी, यहाँ पे बसती थी और इनके इस रीजन में बसती थी ब्रू जनजाति, और इन्हें भगा दिया गया था जिसकी वजह से ये त्रिपुरा में चले गए थे और यहाँ कहीं इनका शरणार्थी कैंप लगाया गया था। बहुत खराब हालत में रहे हैं ये लोग। तो 23 वर्ष से इनके साथ ये सब हो रहा है। 23 वर्ष पहले इन्हें भगा दिया गया था और अभी जाकर के इन्हें कुछ राहत मिली है। तो इन्हें क्या क्या मिला है ये पेपर में जरूर आ सकता है। 40x30 फुट का आवासीय प्लाट मिलेगा इनको। 40x30 इतने का एक प्लॉट मिलेगा।
4 लाख रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, और 4 लाख रुपए एक बार मिलेंगे, 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लाख रुपया इन्हें एक बार मिलेगा घर बनाने के लिए। तो इतनी चीज़ें मिलेंगी, और 5,000 रुपये जो मिलेंगे ये 2 साल तक मिलते रहेंगे, 2 साल तक इन्हें दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इनके वेलफेयर में की जा रही हैं। संख्या लगभग अभी 6,000 है, 6,000 से थोड़ी ज़्यादा है, एग्जैक्ट नंबर कोई ज़रूरी नहीं है जानना, 6,000 से कुछ ज़्यादा है। जब ये भाग के आए त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया कि इनको फिर से यहाँ भेज दिया जाए, मिजोरम, और व्यवस्था भी कर ली थी सरकार ने, लेकिन ये लोग यहाँ से अब जाने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे खतरा है मिजोरम में, इसलिए इनके रहने की और सारी व्यवस्था जो भी है वो त्रिपुरा सरकार और भारत सरकार ही मिलके कर रही है। जमीन की मेनली व्यवस्था त्रिपुरा सरकार कर रही है। जीके घोष की एक पुस्तक है इंडियन टेक्सटाइल पास्ट एंड प्रेजेंट, उसमें इनके बारे में वर्णन किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि इन लोग किस प्रकार से, इनका एक ट्रेडिशन है, ये लोग कपड़े बनाते हैं, मेनली औरतें बुनकर का काम करती हैं। तो ये बहुत यूनिक टाइप के हैं, और इसे भारत सरकार भी काफ़ी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला, इसी की बात कर रहा था। तो इसमें रेनाई, जो ये कमर के नीचे पहनते हैं इसको रेनाई बोलते हैं, और ये जो चेस्ट में पहनते हैं इसको रीसा बोलते हैं। तो रेनाई और रीसा आपको याद रखना है। ये चीज़ काफ़ी इस बार हाईलाइट की गई है, तो हो सकता है पेपर में भी आ जाए। इसके बाद आता है बोडो समझौता। बोडो समझौता क्या है उससे पहले देख लेते हैं बोडो लैंड है क्या, जिसकी मांग कर रहे हैं बोडो जनजाति के लोग। असम का ये ऊपर वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाला, इसमें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी, ये 4 जिले आते हैं। इसकी मांग कर रहे हैं कि ये वाले क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। बोडो जनजाति ये मांग कर रही है। इनका ट्रेडिशन आप देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर है इनका, ये जो भी है। ये वाला इनका एक संगठन है जो उग्रवाद फैलाते हैं इस क्षेत्र में, बोडो लिबरेशन टाइगर। ये वाला संगठन यहाँ पर आतंक फैलाने के लिए मेनली जिम्मेदार है। इनकी पूरे असम में इनकी आबादी कितनी है? 5 से 6% बोडो जनजाति के लोग हैं इस पूरे रीजन में, मतलब पूरे असम में मेनली यहाँ पे संगठित हैं। एक यहाँ पर और ग्रुप है बोडो स्टूडेंट यूनियन, ABSU। इसने काफ़ी आतंक फैलाया है इस एरिया में, और इसने 4,000 से ज़्यादा लोगों को मारा है। इसके अलावा ये लोग अपने एरिया में गैर जनजाति लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम और अदर गैर जनजाति लोगों को इन्होंने भगाया है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं। यहाँ पे जो हिंसा हुई है उसमें 8.4 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। बोडो संथाल संघर्ष में 2.5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। तो इस तरह का यहाँ पे माहौल है, था, अब नहीं है। पहला बोडो समझौता 1993 में हुआ था, वही ABSU के साथ, और भारत सरकार और असम की सरकार, 3 लोग मिलकर के ये वाला समझौता किए थे, जिसमें इन्होंने कुछ राजनीतिक शक्ति की मांग की थी कि हमें थोड़ी और राजनीतिक शक्ति दी जाए। उसमें से कुछ चीज़ें इनकी पूरी की गई थी। दूसरा बोडो समझौता हुआ था 2003 में, तीसरा हुआ है 2020 में। तो 2020 वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। 2003 में क्या हुआ था? इसके अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC को 2003 में कुछ और वित्तीय तथा शक्तियों के साथ बनाया गया, तो इनकी थोड़ी सी शक्ति बढ़ाई गई इसमें। 2020 वाले समझौते में बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को BTR कर दिया गया, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कर दिया गया। 6ठी अनुसूची के तहत इन्हें कुछ और अधिकार दिए गए। अगर अभी का इसका स्टेटस देखें, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद असम राज्य से स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर असम राज्य का, अच्छा स्वायत्त क्षेत्र बार बार आ रहा है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं।
स्वायत्त क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो विधायी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ और कार्यकारी शक्तियाँ हैं, उस पर राज्य का या देश की सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि विदेश मामलों में भी ये अपनी चलाएंगे, ऐसा नहीं है। सेना और विदेश इस सब में नहीं, लेकिन जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल गवर्नमेंट है, इनका खुद का, इस पर राज्य का कानून पूरी तरह से लागू नहीं होगा, कुछ लागू होगा। ज़्यादातर लोकल प्रशासन ये खुद ही संभालेंगे। तो स्वायत्त क्षेत्र जो होते हैं वो कुल मिलाकर के राज्य के अंदर ही एक राज्य होते हैं। ये होता है स्वायत्त क्षेत्र का मतलब। जिस प्रकार से राज्य में राज्य को दिया जाता है उनकी लोकल गवर्नमेंट चलाने का अधिकार, उसी प्रकार से राज्य के अंदर ये राज्य होते हैं जिनका अपनी कला और संस्कृति के अनुसार उस राज्य में शासन करने का अधिकार दिया जाता है, और इस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है राज्यपाल का, यहाँ के मुख्यमंत्री का नहीं होता। यहाँ तक कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई विधेयक पास करती है तो भी राज्य का राज्यपाल डिसाइड करेगा कि इस क्षेत्र में ये वाला कानून लागू होगा या नहीं होगा। ये होता है स्वायत्त क्षेत्र। इसको और अच्छे से मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद हम समझ लेते हैं थोड़ा सा 6 शेड्यूल को। 6 शेड्यूल क्या है, कौन कौन से एरिया 6 शेड्यूल में आते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 शेड्यूल में 4 राज्य रखे गए हैं उत्तर पूर्व के। तो वो कौन कौन से 4 राज्य हैं और कौन से राज्यों को नहीं रखा गया है 6 शेड्यूल में। अगर 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया है तो उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है, वो भी बात कर लेंगे हम। तो 6 शेड्यूल में रखे गए हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। मेघालय में 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जयंतिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेघालय में ये वाला रीजन है गारो, खासी, जयंतिया। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में कौन कौन से आ जाते हैं, चकमा, फिर लाई, फिर मारा। ये चकमा एक जनजाति है जिसके नाम पर इसका नाम चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसी तरह से लाई भी एक जनजाति है, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रखा गया। तो ये वाला एरिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा यहाँ तक नहीं है, सिर्फ इस वाले एरिया को 6 शेड्यूल में रखा गया है। तो ये एक भ्रांति है कि हम अगर यहाँ जाएंगे तो सब जगह ये 6 शेड्यूल लगा है, ऐसा नहीं है। कुछ एरिया है जिसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार से त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया एक अलग ही है, उसमें वहाँ पे ये रखा गया। असम में डीमा, कर्बी और बोडोलैंड हम समझ चुके हैं। तो ये वाला एरिया है, ये वाला कर्बी को अच्छे से पढ़ा था, कर्बी एलॉन्ग समझौता, और ये है डीमा। तो ये सारे एरिया हैं जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में रखे गए हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले बता चुका हूँ। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक ऐसी जगह होती है, समझ लो राज्य के अंदर एक और राज्य है, मतलब वो जिला राज्य के बराबर ही काम करेगा। मतलब उनके जो भी लोकल इशू होंगे वो सब वो अपने जिले के अंदर ही संभालेंगे, वहाँ के लोग ही एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, राज्यपाल के अधीन होंगे। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा वहाँ का वो लोकल लोग करेंगे, बाकी कुछ लोगों को राज्यपाल अपॉइंट करता है। तो ये वाला होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ज़्यादातर इनके वो वर्क जो है ये खुद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर चाहे कार्यकारी हो, विधायी हो या कानून से संबंधित हो। तो इनके कानून भी अलग हो सकते हैं कुछ मामलों में। इसका मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे कानून यहाँ लागू नहीं होते। तो ये वाला अंतर रहता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। किसी इलाके को अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना है तो उसकी क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, कम से कम 90% एरिया ट्राइबल होना चाहिए। कुछ ऐसे एरिया हैं जो इसके अपवाद हैं जिसमें 90% ट्राइबल एरिया नहीं था, फिर भी ट्राइबल लोग नहीं थे उसमें, फिर भी उसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम दिया गया। अब अंग्रेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए थे 1935, उससे ये लिया गया है। किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 244(2) और 275(1) में इसे रखा गया है। आपका एक सवाल हो सकता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम ये तो ठीक है, इन्हें तो कुछ अधिकार दे दिए गए 6 शेड्यूल के रूप में, इनके अलावा भी तो कुछ राज्य बच जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनका क्या? इन्हें रखा गया है इनर लाइन परमिट के अंतर्गत।
इनर लाइन परमिट क्या होता है, ये आखिरी टॉपिक है, ये समझ लेते हैं। तो जिस भी क्षेत्र को इनर लाइन या जिस राज्य को इनर लाइन परमिट मिलता है वहाँ जाने के लिए एक विशेष पास की ज़रूरत होती है। और ये जो भी एरिया हैं इसमें गैर आदिवासी लोग जमीन या इस प्रकार का कोई बिजनेस है स्थायी रूप से नहीं रख सकते। कुछ निश्चित समय के लिए सरकार इन्हें छूट दे सकती है, वो अलग बात है। बाकी जमीन तो गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते। तो इसे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का उल्लंघन भी कहा जाता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन भी कहा जाता है। तो जो राज्य बच जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ क्या है, यहाँ है इनर लाइन परमिट, हाँ है। नागालैंड में है, नागालैंड के अलावा मणिपुर में है, और मिजोरम में दोनों चीजें, 6 शेड्यूल भी है और इनर लाइन परमिट भी यहाँ लगता है। 2019 में बना था ये वाला, सबसे आखिरी में इसे मिला है, मणिपुर को मिला है इनर लाइन परमिट का दर्जा। अच्छा, ये आया कहाँ से इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट की शुरुआत ब्रिटिश काल से ही हो गई थी। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ये कहते थे, अंग्रेज लोग कहते थे कि जनजातियों की सुरक्षा के लिए ये वाला कानून बनाया गया है। कानून का नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। उसके तहत इनर लाइन परमिट लाया गया था। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेज स्टडी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना और कमेंट भी करना, जिससे मैं और आगे इस प्रकार के वीडियो बना सकूं। और इस वाले टॉपिक पे विशेषकर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेज स्टडी।